विद्यार्थियों को, सभी अभिभावकों को, सभी शिक्षक गणों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोता कॉलेज से आपके लिए ऑनलाइन क्लास के लिए मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में आपका जो मानव भूगोल की बुक है, मानव भूगोल की बुक में मानव प्रजातियों की प्रमुख प्रजातियाँ कौन कौन सी विश्व में, यूनिट आपकी सेकंड है ये, और प्रजातियों का निर्धारण के शारीरिक लक्षण। इससे पहले प्रजातियों के निर्धारण के जो आंतरिक प्रभाव है, किस के प्रभाव के कारण से ये शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन आता है, इसकी अपन ने चर्चा कर ली थी। आज अपना नया टॉपिक है मानव भूगोल में ही मानव प्रजातियों के निर्धारण के लिए कौन कौन से शारीरिक लक्षण हैं। आपके जो बीए पार्ट सेकंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए डायरेक्ट प्रश्न आता है, मानव प्रजातियों के निर्धारण के कौन कौन से आधार हैं, कि मानव प्रजातियां, एक मानव प्रजाति है उसको दूसरी प्रजाति से किस प्रकार अलग कर सकते हैं, कौन कौन से बाह्य शारीरिक लक्षण हैं जिनके कारण से एक प्रजाति दूसरी प्रजाति से अलग मानी जाती है। इन्हीं वर्गीकरण के लिए डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। मानव भूगोल में जो सेकंड इकाई है, मानव प्रजातियों के निर्धारण के कौन कौन से लक्षण हैं। तो मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के मुख्य रूप से विभिन्न प्रजातियों में बाह्य शारीरिक लक्षणों में भिन्नता पाई जाती है, जिनके आधार पर जो मानव शरीर के आंतरिक जो गुण हैं, ग्रंथिरंध्र के प्रभाव से जो मानव शरीर है उनकी लंबाई, नासिका सूत्र, जो नासिका के आकार है, नाक का आकार है, केश की बनावट है, मुख की आकृति है आदि में भिन्नता पाई जाती है। ये आंतरिक, इससे पहले के जो चैप्टर है उसमें मैंने बताया था कि विभिन्न प्रकार के जो आंतरिक रस स्थापित होते हैं, अलग अलग ग्रंथियों से रस स्थापित होते हैं, जिनके कारण से शरीर की जो लंबाई है, नासिका की, नाक की लंबाई है, केशिका जो बालों की बनावट है, मुख की आकृति है आदि में भिन्नता पाई जाती है। अतः मानव शरीर के विभिन्नता और विशिष्टता के आधार पर अलग अलग मानव प्रजातियाँ पाई जाती है। इन मानव प्रजातियों को अपन मुख्य रूप से अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो कोई आधार होता है जिनके आधार पर अपन एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति से अलग कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बाह्य शारीरिक लक्षण हैं जिनके कारण से विभिन्न प्रजातियों को अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। मुख्य रूप से आपके क्या है कि अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है शरीर की लंबाई या शरीर के कद के आधार पर या स्ट्रक्चर के आधार पर मानव प्रजातियों को अपन मुख्य रूप से ये आधार है। तो जो शरीर की लंबाई है या शरीर का कद है या शरीर की जो स्ट्रक्चर किस प्रकार की है, शरीर का कद प्रत्येक प्रजाति का क्या है अलग अलग पाया जाता है। जो मानव शरीर है उनकी जो लंबाई है उनमें भिन्नता पाई जाती है। शरीर की विभिन्न प्रजाति है, विभिन्न प्रजातियों के शरीर की लंबाई है अलग अलग पाई जाती है। मुख्य रूप से शरीर की जो लंबाई है उस पर जलवायु का, वंशानुक्रम का, जलवायु का, विभिन्न प्रकार की जो अवस्था है, अवस्था, भोजन आदि का प्रभाव पड़ता है, जिनका शारीरिक प्रभाव पड़ता है। इन कारकों के प्रभाव के कारण से जो बाह्य शारीरिक लक्षण हैं, जो आपका है शरीर का कद है, इस पर जलवायु का, वंशानुक्रम का, अवस्था का, भोजन का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण से जो बाह्य शारीरिक लक्षण हैं इसमें लंबाई सबकी अलग अलग प्रजातियों की अलग अलग हो जाती है। बाह्य शारीरिक लक्षणों में लंबाई एक स्पष्ट विशेषता है। सामान्य मानव की जो लंबाई होती है वो 142 सेंटीमीटर से 181 सेंटीमीटर के मध्य होती है। ये सामान्य लंबाई है आपकी है के मध्य पाई जाती है। 142 सेंटीमीटर से 181 सेंटीमीटर के मध्य पाई जाती है। पुरुषों की लंबाई है वो आपकी 130 है, 130 से 200 सेंटीमीटर के मध्य पाई जाती है। इसी प्रकार से स्त्रियों की जो लंबाई है, औसत लंबाई है, वो 120 सेंटीमीटर से 187 सेंटीमीटर के मध्य पाई जाती है। यदि इससे सामान्य पुरुषों के यदि अपन लंबाई कद देखें तो सामान्य पुरुषों का जो कद है वो आपको क्या है कि इसमें मुख्य रूप से जो आपका 165 सेंटीमीटर के मध्य है, ये अपन के सामान्य औसत लंबाई मानी जाती है पुरुषों की।
इससे यदि कोई अधिक है या इससे जो कम पाया जाता है तो शरीर की लंबाई है उसमें भिन्नता आ जाती है। यदि जो औसत लंबाई है ये आपको बताइए इससे कम आ जाती है तो उसको कहते हैं बौना, और यदि इससे लंबाई अधिक है तो अत्यधिक लंबा की संज्ञा दी जाती है। मानव भूगोलवेता हैं, मानव शास्त्री हैं हेडन, इन्होंने मानव के कद है, इस कद के आधार पर शरीर की जो कद है उसके आधार पर शारीरिक लंबाई को 5 भागों में बांटा है। पहला श्रेणी और कद की लंबाई, पहला पिग्मी है। पिग्मी की जो शरीर की लंबाई सबसे कम है, ये पिग्मी की लंबाई सबसे कम है 148 सेंटीमीटर है। बहुत कम छोटा पद 2 नंबर है, कद है बहुत छोटा 148 से 158 के मध्य। मध्यम कद है जिसकी लंबाई है वो 158 से 168 के मध्य है। लंबा कद 168 से 172 सेंटीमीटर के मध्य है, और बहुत लंबा है 172 सेंटीमीटर से यदि कोई अधिक है तो उसको अत्यधिक लंबे की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार से जो शारीरिक लक्षण है इसमें पहला आपका है शरीर का कद। शरीर के कद स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, बाहर सभी प्रजातियों का अलग अलग कद होता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अतः मानव शरीर के जो कद के आधार पर अपन वर्गीकरण करते हैं तो स्पष्ट रूप से ये भिन्नता दिखाई देती है। अलग अलग जो प्रजाति हैं उसमें मुख्य रूप से इन जो लंबाई है इसमें अंतर पाया जाता है। इस आधार पर मानव शास्त्रियों ने जो कद की लंबाई है या शरीर की जो लंबाई है या शरीर की जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पर मानव प्रजातियों को 5 भागों में बांटा है, और इसका वर्गीकरण में मुख्य रूप से शरीर की लंबाई को भी लिया जाता है। दूसरा अपना पॉइंट है सिर का आकार। विभिन्न मानव शास्त्रियों ने सिर के आकार को प्रजातियों के वर्गीकरण का मुख्य आधार माना है, क्योंकि जितने भी सिर है, सिर की आकृति है, शारीरिक लक्षणों में सबसे स्थायी मानी जाती है। जो सिर का आकार है ये सबसे स्थायी माना जाता है। प्रत्येक मानव शास्त्रियों ने इसको माना है, सिर के आकार को इस प्ले साइज को, ये सिर के आकार को प्रत्येक प्रजाति मानव शास्त्रियों ने इसको स्थायी रूप से वर्गीकरण में माना है, मुख्य आधार माना है। क्या है? मुख्य आधार। सभी मानव शास्त्रियों ने जो सिर के आकार को मुख्य रूप से माना है वर्गीकरण में, कि सिर का आकार क्योंकि क्या होता है सबसे स्थायी माना जाता है, सबसे स्थायी होता है, स्थायी होता है। इस कारण सभी रूप इसको स्थायी रूप से वर्गीकरण में जो मानव प्रजातियों का वर्गीकरण है उसमें सिर के जो आपके आकार है ये स्थायी रहता है। स्थायी रहता है तो इसको जो मानव प्रजातियों का वर्गीकरण है उसमें मुख्य आधार माना है सिर के आकार को। ये स्थायी होता है, इसमें बहुत कम परिवर्तन होता है। सिर का आकार या आकृति का निर्धारण शिरस सूचकांक के आधार पर होता है। शिरस सूचकांक के आधार पर सिर के अपन आकार को निर्धारित करते हैं। शिरस सूचकांक का निर्धारण करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। सिर सूचकांक ज्ञात करने के लिए सिर की जो लंबाई है, ये सिर की लंबाई है, ये सिर की चौड़ाई का बाहर लगा देते हैं और इंटू 100 की गुणा कर देते हैं। सिर की ये बहुत बार कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है। शिरस सूचकांक क्या है? तो शिरस सूचकांक होता है सिर की चौड़ाई में सिर की लंबाई का भाग लगा देते हैं और इंटू 100 की गुणा कर देते हैं, तो इसे शिरस सूचकांक ज्ञात किया जाता है। शिरस सूचकांक हमेशा प्रतिशत में ज्ञात किया जाता है, और सिर की जो आकृति होती है वो जीवित और मृत दोनों व्यक्तियों में समान रहती है। सिर की आकृति है ये जीवित और मृत व्यक्तियों की समान रूप से पाई जाती है, इसलिए इसका वर्गीकरण में इसको मुख्य आधार माना जाता है। इसमें बहुत कम परिवर्तन होता है, अतः इसे जो सिर की आकृति है इसको जो मानव शरीर के वर्गीकरण में मुख्य आधार माना जाता है। प्रकार मानव शरीर का आकार है या सिर का आकार है उसके आधार पर क्रोबर नामक भूगोलवेता है, मानव शास्त्री है, उसने मानव शरीर को 3 भागों में बांटा है। सबसे लंबा सिर, मध्यम सिर और चौड़ा सिर। अब लंबा सिर है ये जो आपका निग्रो प्रजाति है, अमेरिकन इंडियन जो प्रजाति है उसमें सिर है ये आपका लंबा पाया जाता है। मध्यम सिर है ये नार्डिक प्रजाति, बुशमैन, होटेंटाई, इन प्रजातियों में ये मध्यम सिर या जो इसकी चौड़ाई है वो 77 से 81 सेंटीमीटर के मध्य पाई जाती है। और इसी प्रकार से जो चौड़ा सिर है प्रजाति का वो मंगोलाइड प्रजाति का है। तो
सिर के आकार के आधार पर, सिर सूचकांक के आधार पर कोबर्न ने मानव प्रजातियों को 3 भागों में बांटा है। चौड़े सिर वाले जो आपकी प्रजाति है मंगोलाइड की है, मध्यम के नार्डिक बुशमैन, और लंबे सिर है वो निग्रेटो या निग्रो या अमेरिकन इंडियंस में पाई जाती है। इसी प्रकार से जो मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के जो आधार हैं, आधार में आपका तीसरा आधार है बालों की बनावट के आधार पे। तो बालों की बनावट है, बालों की बनावट पर लिंग, आयु, जो आपको जलवायु है, अवस्था है, भोजन है, इनका नगण्य प्रभाव पड़ता है। सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। बालों की बनावट पर जलवायु का, अवस्था का, भोजन का, लिंग का आदि का नगण्य प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बालों की बनावट के निर्धारण में वंशानुक्रम सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। निर्धारण में मुख्य कारक वंशानुक्रम है। बालों की बनावट में जो प्रजातियों का वर्गीकरण है उसका मुख्य आधार माना जाता है। बालों की बनावट है वो वंशानुक्रम होती है, आगे आने वाली जो संतान होती है संतान में परिलक्षित होती है। बालों की बनावट की जो बनावट है उसको केश सूचकांक के आधार पर ज्ञात किया जाता है। केश सूचकांक के आधार पर बालों की बनावट को ज्ञात किया जाता है कि घुंघराले बाल है या किस प्रकार के बाल हैं, आपके सीधे बाल हैं या आपके छल्लेदार बाल हैं, तो केश सूचकांक के आधार पर दर्शाया जाता है। विभिन्न जो मानव शास्त्री हैं उन्होंने बालों के सूचकांक के आधार पर ज्ञात किया कि जो निग्रेटो प्रजाति है उसका सूचकांक आता है 40, सबसे कम होता है 40 सूचकांक आता है। निग्रेटो प्रजाति का आता है। वह नार्डिक प्रजाति का या मंगोलाइड प्रजाति का, मंगोलाइड का सबसे ज़्यादा आता है, मंगोलाइड प्रजाति का 80 पाया जाता है। जो केश सूचकांक है आपका, जो इसके बालों की बनावट का या केश सूचकांक है, ये केश सूचकांक आपका मंगोलाइड प्रजाति का है, ये सबसे ज़्यादा आता है 80 आता है, और आपका जो निग्रेटो प्रजाति है उसका 40 आता है। विभिन्न मानव शास्त्री हैं उन्होंने ये माना है कि जो आपका केश सूचकांक है या बालों की बनावट है या बालों के रंग है या बालों की जो लंबाई है, इसके आधार पर ये जो मानव शास्त्री हैं इसमें इन्होंने क्रोबर आपके जो एडन नामक भूगोलवेता हैं या जो इन्होंने मानव शास्त्री है इन्होंने इसको 5 भागों में बांटा है बालों की बनावट को। इसमें आपका क्या है, पहला सीधे बाल या खड़े बाल। ये सीधे बाल और खड़े बाल होते हैं, ये मंगोलाइड प्रजाति में पाए जाते हैं। दूसरे आपके चिकने बाल हैं, तीसरे लहरदार बाल होते हैं, चौथे आपके छल्लेदार बाल होते हैं जो निग्रेटो प्रजाति में पाए जाते हैं। घुंघराले बाल हैं, ये घुंघराले बाल एशिया और यूरोप की जितनी भी प्रजातियां पाई जाती है उसमें पाए जाते हैं। इस प्रकार से जो मानव केश सूचकांक है उसके आधार पर यह माना जाता है कि प्रारंभिक काल में जो प्रजातियाँ उत्पन्न हुई थी उनके बाद जैसे ये निग्रेटो है, निग्रो है, आपके जो आस्ट्रोलाइड प्रजाति है, प्रारंभिक प्रजातियों के बाल है के सूचकांक कम पाया जाता है, बाल होते हैं वो घुंघराले पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जो मध्यम आकार के बाल है या जो मध्यम लंबाई वाले बाल हैं वो काकेशियस प्रजाति के पाए जाते हैं जो उसके बाद में विकसित हुई थी। और सबसे बाद में जो विकसित हुई थी आपके मंगोलाइड बाल, इसके बाल आपके क्या है, मंगोलाइड प्रजाति है, मंगोलाइड प्रजाति के बाल हैं ये आपको किस प्रकार के पाए जाते हैं, सीधे और लंबे। तो प्रारंभ में घुंघराले बाल हैं, फिर मध्यम आकार के बाल हैं और लास्ट में किस प्रकार के बाल हैं आपके, लंबाई के आधार पर सीधे बाल हैं। तो प्रजातियों के कालक्रम के अनुसार बालों की बनावट है, उसमें भी प्रजातियों का अलग अलग प्रजाति है, उसके आधार पर अलग अलग प्रजातियों को बालों की बनावट के आधार पर भी अपन एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति को अलग कर सकते हैं। तो बालों की बनावट है इसको केश सूचकांक के आधार पर ज्ञात किया जाता है, और केश सूचकांक है या केश है बालों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम। आगे वाली पीढ़ी संतान है उनमें जो उसके पैतृक जो गुण आते हैं, जो उसके पिता या माता के जैसे बाल होते हैं वैसे ही उसके जो आने वाली संतति है या उसके जो बच्चे हैं उनमें भी वैसे ही बालों की बनावट पाता है। इस पर जलवायु का, भोजन का, अवस्था का या जो आपके लिंग है इनका प्रभाव कम पड़ता है। और केश सूचकांक में जैसे प्राचीन काल में प्रजाति है उसके जो बाल हैं वो घुंघराले हैं, और जैसे जैसे प्रजाति का विकास होता गया, आगे बढ़ते गए तो उसकी प्रजातियों के भी क्या है, बाल धीरे धीरे क्या है, सीधे हो गए हैं। इसी प्रकार से जो ये 5 भाग है ये क्रोबर्न ने मानते थे कि भाई बालों की बनावट के आधार पर क्रोबर्न ने इसको 5 भागों में बांटा है, सीधे बाल, चिकने बाल, लहरदार बाल, छल्लेदार बाल, घुंघराले बाल। इसी प्रकार से जो प्रजातियों के वर्गीकरण के आधार है, इस वर्गीकरण के आधार में जो 5वां अपना
जो इसमें चौथा जो वर्गीकरण है जिसके आधार पर अपना वर्गीकरण कर सकते हैं वो है नासिका के आकार। नाक के आधार पर भी क्या है जो मानव प्रजातियों के वर्गीकरण को बांटा जाता है। जो नासिका है, नाक है, नाक भी हर प्रजातियों में अलग अलग पाया जाता है। तो नासिका सूत्र के आधार पर, नाक की आकृति के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। और मानव प्रजातियों का जो वर्गीकरण किया जाता है उसमें नासिका सूचकांक के आधार पर किया जाता है। और नासिका सूचकांक है उसको कैसे ज्ञात किया जाता है? नाक की जो लंबाई है, नाक की जो चौड़ाई और नाक की लंबाई इंटू 100। तो चौड़ाई तो कौन सी होगी? ये, और लंबाई होगी ये। नाक की चौड़ाई में नाक की लंबाई का भाग दे देते हैं और इसको अपन 100 की गुणा कर देते हैं तो क्या आ गया? नासिका सूचकांक। नासिका सूचकांक क्या है? नाक का सूचकांक। नाक कैसा है? नाक के सूचकांक के आधार पर एडन नामक भूगोल बैठता है। यहाँ पर भी एडन है। और आपका जो शरीर का कद है, कद के आधार पर भी मानव शास्त्रियों ने इसको अलग अलग भागों में बांटा है। तो एडन ने भी कद के आधार पर भी इसके 5 भाग बांटे हैं और नासिका सूचकांक के आधार पर भी एडन ने इसके 5 भाग बताए हैं नाक के। तो इसमें पहला है 55 नासिका सूचकांक। यदि 55 से कम आता है तो बहुत पतली नासिका होगी। तो जितने भी जो मंगोलाइड आपकी निग्रेटो प्रजाति है या जो पहले प्रजाति जितनी भी हुई थी उनकी नाक पतली है, चौड़ी है, उनकी नाक चौड़ी है, बहुत चौड़ी नासिका। एडन ने जो नासिका सूत्र के आधार पर क्या है 55 से कम, बहुत पतली नासिका। और ये जैसे जैसे चौड़ाई बढ़ती है आपकी पतली नासिका से ये नीचे की तरफ जा रही है तो सूचकांक बढ़ रहा है, सूचकांक बढ़ रहा है तो इनकी चौड़ाई भी बढ़ रही है। 55 से कम बहुत पतली नासिका, 55 से 70 के मध्य पतली नासिका, 70 से 85 के मध्य मध्यम चौड़ी नासिका, 85 से 100 के मध्य चौड़ी नासिका और 100 से अधिक नासिका है आपकी वो बहुत ही चौड़ी नासिका। यदि मान 100 या 100 से अधिक आता है तो चौड़ी नासिका होगी। तो जितनी भी जो प्रजातियाँ हैं, जो प्राचीन प्रजातियां हैं, चौड़ी प्रजातियों में जो चौड़ी नासिका है ये जितनी भी जो प्राचीन प्रजातियां हैं निग्रो, ऑस्ट्रोलाइड, इन सब की प्रजातियों की नासिका है वो चौड़ी है। इसके बाद में प्रजाति आई मध्यम काल में। तो जो मंगोलाइड प्रजाति है उसकी नासिका मध्यम पाई जाती है। मंगोलाइड प्रजाति की नासिका है ये मध्यम आकार की, मध्यम आकार की पाई जाती है मंगोलाइड की। और नार्डिक प्रजाति की नासिका होती है ये पतली होती है। सबसे पतली नासिका है जो आपकी बहुत पतली या पतली नासिका है ये नार्डिक पतली नासिका, ये नासिका आपकी है नार्डिक। इस प्रकार नाक की बनावट के आधार पर भी मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। नाक पतली आपकी है, पतली है नार्डिक की है, मध्यम मंगोलाइड प्रजाति की है और चौड़ी नासिका है ये निग्रेटो प्रजाति की, निग्रो की और ऑस्ट्रोलाइड की चौड़ी नासिका पाई जाती है। इस प्रकार से ये 4 आपके आधार हैं जिनके आधार पर जो मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। मानव जातियों के जो प्रजातियों के निर्धारण के शारीरिक लक्षण हैं, शारीरिक लक्षण में 5वां पॉइंट आपका है कपालधारिता या जो खोपड़ी है, खोपड़ी की धारिता के आधार पर भी मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। कपालधारिता के आंकलन के लिए मृत व्यक्तियों की खोपड़ी आवश्यकता होती है। खोपड़ी की बनावट किसके आधार पर? इसमें क्या है, खोपड़ी में जो जल है, खोपड़ी में जल या सरसों जो लिक्विड जिद है वो भर के जिसका कपालधारिता का निर्धारण किया जाता है। कपालधारिता का निर्धारण करने के लिए जो खोपड़ी, मृत व्यक्ति की खोपड़ी चाहिए और मृत व्यक्ति की खोपड़ी चाहिए, तो इसलिए इस कपालधारिता का मानव प्रजाति के वर्गीकरण में कम महत्व है क्योंकि इसके लिए खोपड़ी चाहिए। अब खोपड़ी मृत व्यक्ति की मिल सकती है, इसलिए मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में इस जो कपालधारिता है इसका महत्व वर्तमान समय में कम है क्योंकि वर्तमान समय में जो मृत व्यक्ति है वो उसके लिए खोपड़ी चाहिएगी वर्गीकरण के लिए। तो अलग अलग प्रजातियों में ये खोपड़ी है, ये इसका आधार माना जाता है वर्गीकरण में।
प्रत्येक प्रजाति में ये खोपड़ी है और खोपड़ी में जो जर या सरस भरा जाता है उसकी मात्रा के आधार पर अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है। अलग अलग प्रजातियों में कपाल धारिता है या सिर की या खोपड़ी की आकृति अलग अलग पाई जाती है, जिनके कारण से कपाल धारिता इनकी अलग अलग हो जाती है। जो नाट्य कद के व्यक्ति होते हैं, छोटे कद के व्यक्ति होते हैं, जो आपके नाट्य कद के हैं, इसमें निग्रेटो है, निग्रो है, निग्रेटो, निग्रो, ऑस्ट्रोलॉइड, ये जो नाट्य कद के व्यक्ति हैं इनकी कपाल धारिता कम होती है। किनकी? निग्रिटो, निग्रो, इनकी कपाल धारिता कम है और इनकी कपाल धारिता पाई जाती है 1300 घन सेमी से कम या 1300 घन सेमी तक। जो व्यक्ति है जो आपकी लंबाई अधिक है, जिन व्यक्तियों की काकेशियस और नार्डिक प्रजाति है, लंबे शरीर वाले व्यक्ति हैं, इनकी कपाल धारिता है वो अधिक पाई जाती है। 1450 है घन सेमी है, ये इनकी जो लंबे शरीर वाले हैं, जो प्रजाति काकेशियन नार्डिक लोग हैं, इनकी कपाल धारिता अधिक पाई जाती है, 1450 के मध्य पाई जाती है। तो वर्तमान समय में इसका महत्व कम है। सामान्य रूप से जो कपाल धारिता है उसका सीधा संबंध मानव स्वास्थ्य से होता है और मानव शरीर से होता है। और मानव शरीर में भी कपाल धारिता, कपाल चाहिए, जो खोपड़ी चाहिए, इसलिए वर्तमान समय में इसे कपाल धारिता है इसका महत्व कम है। फिर भी कपाल धारिता, कपाल जो सिर है उसमें सरसों या लिक्विड डालकर अपन उसका घनत्व ज्ञात कर दिया जाता है। और जो नाट्य कद के व्यक्ति हैं उनका घनत्व है वो कम पाया जाता है, कपाल धारिता कम पाई जाती है। जैसे नार्डिक प्रजाति है, निग्रेटो प्रजाति है, या निग्रेटो प्रजाति है, निग्रो प्रजाति है जो आपकी, इनकी कपाल धारिता आपकी कम है। जबकि जो काकेशियन प्रजाति है या नार्डिक प्रजाति है, इनकी कपाल धारिता अधिक पाई जाती है। ये 1400 से लेकर 1450 घन सेमी पाई जाती है। इसी प्रकार से वर्गीकरण में आपका मानववादियों का जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण में 5वां पॉइंट आपका है त्वचा के रंग के आधार पर। जो मानव शरीर की त्वचा है, त्वचा के रंग के आधार पर विश्व में विभिन्न प्रजातियों में जो मानव प्रजाति है उनमें अलग अलग त्वचा का रंग पाया जाता है। त्वचा के रंग में पर जो शारीरिक शरीर है, शरीर पर जो त्वचा का रंग है, रंग पर जलवायु का और मानव शरीर के विभिन्न कारकों का परिवर्तन होते रहते हैं। शारीरिक परिवर्तन के कारण से त्वचा का रंग है वो भी अलग अलग पाया जाता है। इसे त्वचा के रंग पर जलवायु का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। त्वचा के रंग पर जलवायु का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जलवायु के कारण से त्वचा का रंग है वो अलग अलग पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गर्मी के कारण से या तापमान अधिक होने के कारण से, गर्मी के कारण से त्वचा का रंग है वो काला पाया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय और आर्द्र क्षेत्र जहाँ होता है वहाँ जैसे निग्रेटो है, निग्रो है, इनकी जो त्वचा का रंग है ये ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है। उसी प्रकार जैसे जैसे अपन विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो ठंड अधिक होती है, और ठंड अधिक होती है तो त्वचा का रंग वहाँ पर क्या हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। तो त्वचा के रंग है तो उस पर जलवायु का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है जहाँ गर्मी अधिक पड़ती है, उष्ण क्षेत्र रहता है, तापमान अधिक रहता है, इस कारण से रंग आपका काला या सांवला पाया जाता है, श्याम पाया जाता है। इन क्षेत्र में जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में या काला रंग पाया जाएगा या श्याम। इसके विपरीत जो ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान कम होगा, ठंड होगी, तापमान कम है तो वहाँ जो त्वचा का रंग है ये आपका किस प्रकार का पाएगा, श्वेत या सफ़ेद। जलवायु का प्रभाव पड़ता है। जलवायु के प्रभाव के साथ साथ में जितने भी जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं वहाँ के लोगों का त्वचा का रंग, जैसे आपके नार्डिक लोग हैं या जो काकेशियन लोग हैं, इन प्रजाति के लोगों का रंग सफ़ेद होता है क्योंकि इस पर जलवायु का अधिक प्रभाव पड़ता है। जलवायु के अतिरिक्त जो मानव शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो ग्रंथि रस है, इनके रस से जो मेलेकनिया, केरोटीन, हीमोग्लोबिन, ये रस स्तावित होते रहते हैं। इनकी कम या अधिक मात्रा होने से भी त्वचा के रंग पर प्रभाव पड़ता है। इनके कारण से त्वचा का रंग है वो काला हो जाता है, श्वेत हो जाता है, आपका पीला रंग हो जाता है। इनके
इन रस के मेलेकाइन, कैरोटीन और हीमोग्लोबिन के स्राव के कम या अधिक मात्रा होने के कारण से भी त्वचा का रंग है उस पर प्रभाव पड़ता है। काला हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है या आपका पीला हो जाता है। त्वचा के रंग के आधार पर विभिन्न जो आकार हैं, आधार है, उनके आधार पर त्वचा का रंग है इसको भी 3 भागों में बांट लिया जाता है। त्वचा के रंग पर मानव प्रजाति है वो आपकी श्वेत प्रजाति, पीत प्रजाति और श्याम प्रजाति 3 भागों में बांटते हैं। सफ़ेद रंग वाली चमड़ी वाले लोग, पीले रंग वाले लोग और ब्लैक कलर वाले लोग, काले कलर वाले या काली त्वचा वाले लोग, इन 3 भागों में बांटते हैं। श्वेत प्रजाति वाले लोग, पीत प्रजाति के लोग और आपके श्याम कलर के लोग। श्वेत में आपके आ जाएंगे जितने भी हैं नार्डिक प्रजाति के लोग हैं, इनकी त्वचा का रंग सफ़ेद होता है। पीत ये मंगोलाइड है। और जो आपका श्याम कलर का लोग है ये आपके प्रजाति है, ये निग्रो है, निग्रिटो है और जो आपके ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रोलाइड इस प्रजाति के लोग हैं, इनकी त्वचा का रंग है ये ब्लैक कलर का होता है। इसके बाद में मानव प्रजातियों के निर्धारण में शारीरिक लक्षणों में जो आपका 7वां पॉइंट है मुख की आकृति। मुख की आकृति मुख्य रूप से जो प्रजातियों के निर्धारण में मुख्य आधार है। मुख की आकृति पर जो सिर की आकृति का प्रभाव पड़ता है, मुख की आकृति जो ये फेस है इस पे इस सिर की आकृति का प्रभाव पड़ता है। यदि मानव शरीर के सिर का आकार है, सिर का आकार आपका है वो लंबा है तो मुख का आकार भी लंबा होगा, और यदि सिर का आकार गोल या चौड़ा है तो मुख का आकार भी गोल होगा। तो इस पे मुख्य रूप से किसका प्रभाव पड़ा? मुख की आकृति पे मुख्य रूप से जो आपका सिर की आकृति का प्रभाव पड़ता है। सिर जैसा लंबा होगा तो जो प्रजाति होगी उनकी क्या है, उनका जो मुख होगा वो भी क्या होगा आपका लंबा होगा। और यदि मुख का आकार आपका जो है, जो सिर का आकार यदि गोल या चौड़ा है तो मुख का आकार भी गोल होगा। तो जो प्राचीन काल में, आदि काल में जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती थी, प्राचीन काल में उनके जबड़े बाहर क्यों निकले हुए होते थे? तो जो प्रजाति आपकी है जिनके आपका क्या है, मुख है आपका लंबा है, तो जैसे निग्रेटो प्रजाति है, जो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति है, निग्रेटो प्रजाति जो प्राचीन काल की प्रजातियां हैं जितनी भी हैं, उनके मुख का या जबड़ा है वो बाहर क्यों निकला हुआ है। और जैसे जैसे प्रजातियों का विकास होता गया उनका जबड़ा सेट बीच में हो गया और लास्ट में क्या है कि अंदर की तरफ चला गया। तो जो मुख की आकृति है उस पर सिर की आकृति का प्रभाव पड़ा। तो जितनी भी प्रजातियां हैं, जैसे मंगोलाइड प्रजाति है, जैसे निग्रेटो प्रजाति आपकी है, तो उसके जबड़ा बाहर क्यों निकला हुआ है? मंगोलाइड प्रजाति में बहुत कम बाहर की तरफ निकला हुआ है, और वर्तमान समय जो काकेशियस प्रजाति जो बाद की प्रजाति है उसका जबड़ा अंदर की तरफ दब गया है। तो मुख की आकृति का भी प्रभाव पड़ता है। अलग अलग प्रजाति है उसमें जो प्रजातियों के निर्धारण में मुख की आकृति का प्रभाव पड़ता है। और मुख की आकृति पे किसका प्रभाव पड़ता है? सिर की आकृति का। सिर भी जैसे आपका गोल या लंबा होगा, लंबा सिर है तो मुख का आकार भी लंबा होगा। तो जितनी भी जो प्राचीन प्रजातियां हैं उनका मुख लंबा है आपका, और उनका जबड़ा बाहर क्यों निकला है? निग्रेटो प्रजाति के लोग हैं, ये आपको जो निग्रो प्रजाति के लोग हैं, ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के लोग हैं, उनका आपका जो सिर है वो लंबा है। और बाद में जो प्रजातियां बाद में आई, जैसे मंगोलाइड प्रजाति आई, इनका सिर गोल है तो मुख भी इनका गोल होगा, तो मुख पर भी इनका प्रभाव पड़ा। तो जो मंगोलाइड प्रजाति है इनका मुख बहुत बाहर की तरफ है, वो कम मात्रा में निकला हुआ है। काकेशियस प्रजाति का मुख अंदर की तरफ चला गया है, और जो निग्रोटो प्रजाति है, निग्रो प्रजाति है, उसका जबड़ा बाहर की ओर निकला हुआ है। विभिन्न प्रजातियों में मुख का जो आपका है, मुख की चौड़ाई है, मुख की लंबाई है, उनके आधार पर अलग अलग प्रजातियों में बांटा जाता है। अगला आपका पॉइंट है आँखों का रंग। आँखों का रंग का भी मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में आँखों के रंग को भी माना गया है। आँख का रंग सामान्यतः सभी प्रजातियों का एक जैसा होता है, लेकिन आँख की पुतली का रंग, आँख मतलब कोया का रंग सबका ब्लैक होता है, काले रंग का होता है। लेकिन मानव शरीर में पाई जाने वाली जो पुतली है, आँखों में पाई जाने वाली ये पुतली है, ये तो कोया सबका ब्लैक होता है, सबका ब्लैक है। लेकिन ये पुतली है, इस पुतली का रंग सब प्रजातियों का अलग अलग पाया जाता है। किसी का ये ब्राउन होता है, भूरे रंग का होता है, किसी काले रंग का होता है, किसी का नीले रंग का होता है। तो इस आँखों की जो है बनावट है
रंग है, इसके आधार पर भी मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। रंग के आधार पर पुतली का रंग है वो अलग अलग प्रजातियों का अलग अलग पाया जाता है। जैसे नार्डिक प्रजाति है, नार्डिक प्रजाति के लोगों का जो पुतली का रंग, आँखों का रंग है, नार्डिक प्रजाति के लोगों का आँखों का रंग क्या होता है, नीले रंग का होता है, पुतली का रंग नीला होता है। इसी प्रकार आँखों के खुलने के आधार पर, आँखों की साइज के आधार पर भी इन प्रजातियों को अलग अलग प्रजातियों में बांटा जाता है। जैसे मंगोलाइड प्रजाति है, उनके जो आँखें हैं वो बादाम की तरह खुलती है, आदि खुलती है। तो मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में आँखों का रंग और आकार, आँखों के खुलना का, इसके आधार पर भी मानव प्रजातियों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जैसे आँखों का तिरछा बादाम की तरह खुलना, आँखों का खुलने की आकृति तिरछी हो सकती है, आँखों का रंग और बनावट के आधार पर विभिन्न प्रजातियों का है वो वर्गीकरण है वो अलग अलग मात्रा में किया जाता है, अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में आँखों का रंग है ये भी अपना अलग महत्व रखता है। लास्ट पॉइंट आपका है जो 9वां पॉइंट है, होठ का आकार। होठ का आकार भी मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में सम्मिलित किया जाता है। मानव जाति के विभिन्न प्रजाति है उनमें होठ का आकार अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। जैसे निग्रेटो जो प्रजाति है या जो जितनी भी प्राचीन प्रजाति हैं उनका जो मानव शरीर का नीचे वाला होठ है, ये नीचे वाला होठ है, ये इसकी मोटाई अलग अलग होती है, होठ की मोटाई अलग अलग होती है। जो निचला मानव शरीर का होठ है उसकी जो सबसे ज़्यादा मोटाई है उसके आधार पर इन प्रजातियों को अलग अलग भागों में बांट लिया जाता है। निग्रो प्रजाति का नीचे का होठ होता है, ये मोटा होता है, फूला हुआ होता है। जबकि जो नार्डिक प्रजाति होती है इसके होठ पतले होते हैं। इस आधार पर इन प्रजातियों को होठ के आकार के आधार पर भी अलग अलग प्रजातियों में बांटा जाता है। उदाहरण के लिए जो अफ्रीकन जितनी भी प्रजातियां हैं, निग्रेटो प्रजाति हैं, इनमें होठ खुला हुआ होता है जबकि बाहर की ओर निकला हुआ होता है, स्पष्ट दिखाई देता है। जबकि इसके विपरीत जो वर्तमान में प्रजातियां पाई जाती है जितनी भी, जैसे आपके मंगोलाइड प्रजाति है, काकेशियन प्रजाति है, नार्डिक प्रजाति है, इनके होठ की आकृति महीन होती है या पतली होती है।